ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के तौर पर अपना चार्ज संभालने के बाद आईएएस दुर्गा शक्ति जब एक दिन एक सड़क पर ट्रक ड्राइवर को रैश ड्राइविंग करते हुए देखती हैं, तो अपने ड्राइवर से ट्रक का पीछा करके उसे रुकवाने के लिए बोलती हैं। लेकिन ट्रक रुकते ही अचानक से ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर जब ट्रक की इंस्पेक्शन की जाती है तो पता चलता है कि उसमें सैंड भरी हुई है। उनका ड्राइवर उन्हें बताता है कि यहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग का बिजनेस चल रहा है और ये ड्राइवर भी उसी में शामिल था। और फिर वो इस सैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करती हैं और आगे की कहानी बिल्कुल एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह खुलती चली जाती है। सैंड माफिया का उस समय नोएडा जैसे शहरों में होना काफी आम बात थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लगभग सभी कामों में सैंड की जरूरत पड़ती है और नोएडा भी तब एक नया हब बन रहा था जहां कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही तरह की बिल्डिंग्स की जरूरत थी और साथ ही इन्हें सपोर्ट करने वाला पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी। मार्केट में जो लीगल सैंड थी वो इससे दुगने दाम में मिलती थी, इसलिए बिल्डर्स ने भी इसी को प्रेफर किया और ये बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। सैंड बिजनेस का स्तर इस लेवल पर हो चला था कि सैंड निकालने वाले रात के समय में नदी के पास जाते थे और क्रेन्स और दूसरी हैवी मशीनरी की मदद से सैंड निकाला करते थे। ये पूरा एरिया गार्डेड होता था और बंदूकधारी गार्ड्स हमेशा वहां होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ट्रक्स का एक जत्था सैंड लेकर जाता था तब भी कुछ एसयूवीज उनका पीछा कर रही होती थी जिसमें ये गार्ड्स बैठे होते थे। जिस ट्रक को एसडीएम ने पकड़ा था वो पायलट ट्रक था, यानी वो पहला ट्रक था जो इसलिए भेजा था कि रास्ते को चेक किया जा सके और गड़बड़ी होने पर बाकियों तक खबर पहुंचाई जा सके। सैंड माइनिंग इतनी बड़ी समस्या थी कि उसी साल यानी 2013 में जो नोएडा में सब्जियों की शॉर्टेज थी उसे भी सैंड माइनिंग से जोड़ा गया था। यमुना नदी की दिशा बदल गई थी, ग्राउंड वाटर टेबल डिस्टर्ब होने लगा था और बाकी भी कई नुकसान देखे गए थे और इस वजह से उन्होंने ये ठान ली कि इस सैंड माफिया का कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उस पूरे मामले की जानकारी डीएम और एसएसपी को दी और डीएम ने भी उन्हें इस ऑपरेशन को परस्यू करने की इजाजत दे दी और एसएसपी ने भी उन्हें हर तरह का पुलिस सपोर्ट देने के लिए हामी भरी। अब सैंड माफिया में बहुत से लोग ऐसे जुड़े थे जिनके पास बहुत पावर थी, पैसे की भी और गुंडों की भी, इसलिए इस ऑपरेशन को अच्छे से प्लान किया जाना जरूरी था। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सैंड स्टॉर्म रखा गया और सबसे पहले उन्होंने ये किया कि रात के समय सभी मेजर रोड्स पर पुलिस की गतिविधियों को बढ़ा दिया। इसके साथ साथ बहुत सी जगहों पर पुलिस ने रेगुलर नाकाबंदी शुरू कर दी ताकि इन ट्रक्स को पकड़ा जा सके। इसके कुछ रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए थे, ड्राइवर पकड़े जाने लगे। बहुत से लोग जो ट्रक के साथ ही भागने की कोशिश किया करते उन्हें चेस किया जाता। कई सारी हाई स्पीड चेजेस में एसडीएम की जीप भी रहा करती थी। इन सब में मीडिया में भी बहुत शोर हुआ और अचानक हर जगह ये खबर फैलने लग गई कि नई दमदार आईएएस ऑफिसर के आने के कारण सैंड माफिया पर नकेल कसी जा रही है। अखबारों की हेडलाइन से लेकर टीवी न्यूज पर उनकी तारीफ होने लगी। पत्रकार उनके टैक्टिक्स को डिस्कस करने लगे और क्योंकि उनका किया गया काम का असर भी दिख रहा था तो लोग भी काफी खुश थे। उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ता देखकर तब की यूपी सरकार ने भी उन्हें सैंड माफिया पर ज्यादा सख्त होने के लिए कहा, जिससे अब उनके पास हर तरफ से सपोर्ट था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ इन ट्रक चलाने वालों को ही टारगेट करना जारी नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सीधा मेन बिजनेस और बड़े प्लेयर्स पर हाथ मारना शुरू कर दिया। पुलिस की इंटेलिजेंस टीम द्वारा लोकल ऑफिसर्स को फील्ड पर उतारा गया, जिन्होंने लोकल से बात करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन निकलवाई और पता किया कि नदी के किन किन कोनों पर माइनिंग होती है और इस तरह उन्होंने यमुना को पूरी तरह मैप कर लिया और उन्हें लगभग सभी हॉटस्पॉट भी पता चल गए। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की रेड्स। पुलिस एक ही रात में अलग अलग लोकेशंस में अपनी कई सारी टीम्स को भेजने लगी, जिससे कि उन्हें पकड़ा जा सके। रेड कहां पर होनी है इसकी जानकारी कभी कभार सिर्फ 5 मिनट पहले एसडीएम द्वारा दी जाती थी, ताकि गलती से भी कोई खबर कहीं से लीक ना हो जाए। लेकिन जहां एक तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ था, वहीं पर सैंड माफिया भी चुप नहीं बैठने वाले थे, जिस वजह से एसडीएम दुर्गा शक्ति को भी बहुत सी धमकियां मिलने लगी और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके माता पिता को बाजार में एक गुंडे ने रोककर धमकी दी। लेकिन इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ये ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर एक शाम को एसडीएम दुर्गा शक्ति के पास उसके चाचा का फोन आता है। वो उनसे पूछती हैं कि सब ठीक तो है। उनके चाचा उन्हें कहते हैं कि उन्होंने तो दुर्गा शक्ति के लिए फोन किया है कि वो ठीक है या नहीं।
जब एसडीएम दुर्गा शक्ति को ये बात समझ नहीं आती है तो वो उन्हें उनका टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं। टीवी पर खबर चल रही थी कि एसडीएम दुर्गा शक्ति को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्यों, और अगले दिन जब वो ऑफिस में जाती हैं तो उन्हें उनका सस्पेंशन लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कदलपुर नाम के गांव में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। अब हुआ ये था कि डीएम के ऑर्डर पर वो कुछ दिन पहले कदलपुर गई थी, जहां एक सरकारी जमीन पर एक मस्जिद की दीवार थी। क्योंकि ये मामला सेंसिटिव था इसलिए उन्होंने गाँव वालों से बात की, उन्हें समझाया कि ये दीवार सरकारी जमीन पर है और उसके बाद गाँव वाले खुद ही वो दीवार गिराने के लिए राजी हो जाते हैं और सब काम शांति से निपट भी गया था। लेकिन अब इसी को एक टूल बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। जाहिर था कि सैंड माफिया के कॉन्टैक्ट्स तो राजनेताओं से लेकर हर जगह होते हैं, इसलिए एक एसडीएम का ट्रांसफर या सस्पेंशन उनके लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपने सीनियर के पास जाकर इसका जिक्र करती हैं तो डीएम भी उन्हें यही कहते हैं कि अब सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इंक्वायरी होने पर वो अपनी साइड की स्टोरी अच्छे से बताएं ताकि इस ऑर्डर को रिवर्स किया जा सके। लेकिन क्योंकि एसडीएम दुर्गा शक्ति ने अपने ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म से मीडिया में अपना काफी नाम बना लिया था और लोग भी उन्हें जानने लगे थे, इसलिए उनका नाम और उनका केस हर मेजर न्यूज प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाने लगा और आम जनता के साथ साथ बहुत से फॉर्मर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी इसके खिलाफ बोलने लगे और उन्होंने एसडीएम दुर्गा शक्ति के सस्पेंशन को पूरी तरह से गलत बताया। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया था कि तब के प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को संसद में इसके बारे में बोलना पड़ा और उन्होंने सभी को ये अश्योर किया कि वो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अगर आप अगस्त 2013 की गूगल की मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी की लिस्ट निकालें तो उस महीने किसी भी बॉलीवुड स्टार से ज्यादा आईएएस दुर्गा शक्ति का नाम सर्च किया गया था। और तब क्योंकि सोशल मीडिया भी भारत में एक अच्छे लेवल पर पेनिट्रेट कर चुका था, इसलिए वहां भी ये मुद्दा खूब डिस्कस हुआ। इस बीच में सभी ये चाह रहे थे कि दुर्गा शक्ति खुद भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखें और लगभग सभी मीडिया चैनल्स ने उन्हें इंटरव्यू से लेकर पैनल डिस्कशंस के लिए इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया था। अपनी चार्जशीट का जवाब उन्होंने जरूर बहुत ही तसल्ली से लिखा और इस मैटर पर फिर से विचार करने के बाद और पब्लिक प्रेशर को देखते हुए उन्हें सस्पेंड किए जाने के 6 हफ्ते बाद ही सर्वसम्मान के साथ उनका पद वापस दे दिया गया। ये कहानी एक पूरे समाज के लिए मिसाल भी बन गई थी कि अगर कोई ऑफिसर कोई ठीक काम कर रहा है तो ये जरूरी है कि पब्लिक उसे सपोर्ट करे, क्योंकि नेताओं और इस तरह के माफियाज के लिए उनकी नौकरी ले लेना या फिर उनका ट्रांसफर करवा देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जब जनता खड़े होकर अपने नेताओं से कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। आईएएस दुर्गा शक्ति ने इसके बाद भी सर्विस में ही रहने का फैसला किया और अभी हाल ही में वो डीएम भी बन गई हैं। ये उन्हीं के एफर्ट्स थे कि आज इस इलाके में सैंड माइनिंग के इंसिडेंट्स में बहुत कमी आ गई है और कुछ जगहों पर तो ये बिल्कुल ही बंद है। वैसे सैंड माइनिंग सिर्फ नोएडा तक ही सीमित नहीं है। अगर आप अपने आसपास भी देखें तो आप कई ऐसे गैंग्स के बारे में जानते होंगे जो इस तरह का धंधा करते हैं और ज्यादातर भारत में भी यही हाल है। तो ये कहने की बात नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटीज बंद होनी चाहिए, पर अगर आप अगली वीडियो में जानना चाहते हैं कि इस तरह का माफिया कैसे ऑपरेट करता है, किन राज्यों में ये समस्या सबसे ज्यादा है और इनका बिजनेस कैसे रन किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को